नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स नीट और JEE 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। फुल चैप्टर रिविजन हम करवाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन JEE और नीट दोनों के, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट दी जाती है और डाउट का भी सोल्यूशन होता है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स को आपको कैसे ज्वाइन करना है, आपकी स्क्रीन के सामने कुछ लिंक दिए हैं और यही लिंक सेम टू सेम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। तो वहां से आप इन लिंक के थ्रू मेरे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ऑनलाइन लेक्चर के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है, जहां पर आप सारे के सारे हर चैप्टर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। डीपीबीज वहां पर अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस करने के लिए डीपीपीज डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों हमने रखे हैं, आप अपना रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले इस हफ्ते का शेड्यूल नोट कर लीजिए। आज है मंडे यानी 17 मई और चैप्टर होने वाला है थर्मोडायनेमिक्स। फुल चैप्टर रिवीजन करेंगे, उसके बाद नीट और JEE प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्यूशन करेंगे और शनिवार को इसी चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा। तो बच्चों, आज हमारे पास है क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स। एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, यानी फुल चैप्टर रिवीजन होने वाला है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है बच्चों सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जिस पर आप कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, चाहे उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब चेक कर रहे हो, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। और सराउंडिंग का मतलब होता है सिस्टम के अलावा, सिस्टम के बाहर जो भी चीज है वो सराउंडिंग हो गया। तो जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो किससे मिलकर बना होता है, सिस्टम और सराउंडिंग। अब देखो, यहाँ पर जो सराउंडिंग का मतलब वो 10 किलोमीटर दूर की चीज नहीं हुई। सराउंडिंग का मतलब ये हुआ कि बच्चों, सपोज आपने एक कंटेनर रखा है जिसमें कुछ लिक्विड भरा है और इस कंटेनर के चारों तरफ का जो एरिया हो गया उसको हम सराउंडिंग बोले। दिस इज सराउंडिंग, दिस इज सिस्टम। क्लियर। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कुछ चीजों का एक्सचेंज होता है, जैसे मैटर का एक्सचेंज होता है और एनर्जी का एक्सचेंज होता है। यानी बोलने का मतलब है कि हम सिस्टम की प्रॉपर्टी देखेंगे तो सिस्टम की प्रॉपर्टी सराउंडिंग की वजह से चेंज होती है, इसीलिए हम सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते हैं। अब देखो बच्चों, सिस्टम हमारे पास तीन तरह के होते हैं और ये तीन तरह के सिस्टम हमने किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं, दोनों के बीच एनर्जी का और मैटर का एक्सचेंज होता है, इसके हिसाब से हम सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला सिस्टम है हमारे पास ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपने गर्म चाय की प्याली बाहर रख दी है, तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। चाय ठंडी हो जाती है, उसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम हो जाए क्योंकि भाप बन के कुछ चाय ऊपर निकल गई है, चाय ठंडी हो जाती है, इसका मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा बच्चों क्लोज सिस्टम, आपने उस चाय के ऊपर ढक्कन रख दिया, तो अब मैटर का ट्रांसफर तो नहीं होता लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी क्लोज सिस्टम में मैटर डज नॉट एक्सचेंज बट एनर्जी कैन एक्सचेंज। तो चाय तो ठंडी हो जाती है लेकिन चाय का वॉल्यूम कम नहीं होगा क्योंकि आपने ऊपर ढक्कन रख दिया है। तीसरा हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, थर्मस। थर्मस में आप चाय भरो और ढक्कन टाइट कर दो, तो चाय जिस टेम्परेचर पर आपने रखी है यानी गर्म रहेगी तो वो शाम तक गर्म रहेगी, तो न तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा न तो उसकी एनर्जी चेंज होगी। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात करेंगे। स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने कोई सिस्टम लिया है जिसमें आपने इसके अंदर कोई गैस भरी है, ठीक है, और इस गैस की कुछ आप प्रॉपर्टी मेजर करना चाह रहे हैं, जैसे आप टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं, प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं, तो इन प्रॉपर्टी को हम उस सिस्टम की स्टेट बोलेंगे। जैसे हमारा स्टेटस क्या होता है कि भाई हमारे पास गाड़ी कौन सी है, घर कितना बड़ा है, नौकरी कौन सी करते हैं, किस टाइप की रिलेशन है, ये हमारा स्टेटस होगा। उसी तरह किसी सिस्टम का स्टेटस क्या होता है, उसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है। अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी चेंज करोगे तो सिस्टम दूसरे स्टेट पे पहुंच जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों स्टेट ऑफ सिस्टम। सपोज मान लीजिए ये सिस्टम है तो इसका वॉल्यूम V1 है,
प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेट नंबर 1। और आप जो है इसको चेंज करके एक दूसरी स्टेट में पहुंचा दो, इसमें आपने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो वॉल्यूम 2 हो गया, प्रेशर 2 हो गया और टेम्परेचर 2 हो गया। दिस इज स्टेट 2। क्लियर हो गया? तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब देखो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि फंक्शन क्या होता है। जब आप किसी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाते हैं तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरह पहुंचे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, यानी आपने स्टेट 1 को स्टेट 2 में किस तरह से चेंज किया है। तो इसी बेसिस पे हमारे पास दो फंक्शन आते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक स्टेट फंक्शन, दूसरा पाथ फंक्शन। तो बच्चों स्टेट फंक्शन वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगी, यानी ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी आपने वो स्टेट कैसे प्राप्त की है। क्लियर हो गया? तो देखो देयर वैल्यूज डिपेंड अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ द फंक्शन, नॉट पाथ। अब ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से स्टेट फंक्शन होते हैं। तो प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, इवन एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। ये सारे स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे। और केवल तीन ही ऐसे फंक्शन है जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। बस आप इनको याद कर लो तो बाकी सारे के सारे स्टेट फंक्शन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इससे क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान रखना, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी आर पाथ फंक्शन। ये पाथ के चेंज होने पर ये प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्लियर? दूसरा बच्चों हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये जो अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, दीज आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चों की जो किसी सब्सटेंस की बल्क को रिप्रेजेंट करता है। आप देखो दो तरह की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस पर भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है बाहर, इंटेंसिव का मतलब होता है अंदर। तो इसको ऐसे समझो, जो बाहर है वो अमाउंट है, जो अंदर है वो नेचर है। मतलब ये है बच्चों की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो क्वांटिटी और अमाउंट पे डिपेंड करता है, अमाउंट और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा और नेचर पे डिपेंड करेगा, वो उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब पहले बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन से। देखो वॉल्यूम, 10 लीटर का वॉल्यूम अलग है, 5 लीटर का वॉल्यूम अलग है, ठीक है। अमाउंट क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑल्सो डिपेंड क्वांटिटी, और इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वहीं मैं बात करूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की जो कि नेचर और क्वालिटी पे डिपेंड करेगी, प्रेशर, टेम्परेचर। भाई 10 लीटर का भी टेम्परेचर उतना ही होगा, 1 लीटर का भी टेम्परेचर उतना, तो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी 10 लीटर का बॉइलिंग पॉइंट उतना होगा जितना 1 लीटर का हो गया। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट होगा, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होगा, विस्कोसिटी, डेंसिटीज, सरफेस टेंशन एंड स्पेसिफिक हीट। क्लियर हो गया? अच्छा यहाँ हीट कैपेसिटी अलग है, स्पेसिफिक हीट अलग है, ध्यान रखना है ना। तो ये दोनों इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछी जाती है जेईई और नीट में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसी स्टेट जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, लेकिन किस चीज में बराबर? देखो अच्छा यहाँ पर क्या होता है, ये टेम्परेचर नहीं लिखा है बच्चों, यहाँ पर टाइम होना चाहिए, है ना, गलती से टेम्परेचर लिख दिया। आपने एक रिएक्टेंट लिखा, उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। तो देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। इसका वॉल्यूम भी सेम होगा तो इसका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, है ना। इसका प्रेशर भी सेम होगा तो इसका प्रेशर भी सेम होना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है, तब हम इसको थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ। क्लियर? दूसरा हम बात करते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो जब एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो वहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी आप चेंज करेंगे, उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, उसका प्रेशर चेंज करेंगे, उसका वॉल्यूम चेंज करेंगे, तो वो क्या हुआ? प्रोसेस। अब देखो बच्चों थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हमारे पास कितनी है? ये है 4।
एक होता है आइसोथर्मल, दूसरा होता है एडायबेटिक, तीसरा होता है आइसोकोरिक एंड चौथा होता है एसोबैरिक। यानी हम 4 तरीके से एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हम इस्तेमाल करने वाले बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन, क्यू का मतलब होता है हीट और डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये सबको मालूम होगा ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो ये जो मैंने 4 प्रोसेस लिखी है इसमें हम एक चीज को कांस्टेंट रख के एक स्टेट को दूसरी स्टेट में ले जाएंगे। तो आइसोथर्मल कांस्टेंट में हम जो कांस्टेंट रखने वाले हैं वो बच्चों किसको रखने वाले हैं, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बच्चों वहां पर इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, 0 होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी जो हीट है वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। तो इसके साइन पूछे जाते हैं कई बार। क्लियर हो गया। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास एडायबेटिक प्रोसेस। एडायबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहां पर हीट एक्सचेंज 0 होता है, यानी नो हीट एक्सचेंज। नो हीट एक्सचेंज का मतलब Q इक्वल टू 0 हो गया। तो जब Q इक्वल टू 0 हो गया तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, W के बराबर हो जाएगा। और एक चीज आपने हमेशा याद रखना है, जब किसी प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है तो उसका जो एंट्रोपी चेंज है वो भी 0 होता है। और जब बच्चों एंट्रोपी चेंज 0 होता है तो इस प्रोसेस को हम आइसो एंट्रोपिक भी बोलते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर। तो दोनों एक ही चीज है, एडायबेटिक और आइसो एंट्रोपिक। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम क्या कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, यानी जो हमारे पास डेल्टा वी है वो क्या हो जाएगा 0। डेल्टा वी है ना, डेल्टा वी बच्चों जब 0 होता है तो वर्क डन भी 0 होता है। आपको मालूम होगा W इक्वल टू 0, जैसे आपने पढ़ा होगा ना P डेल्टा वी इक्वल टू W। तो डेल्टा वी 0 हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब वर्क डन 0 हो जाएगा तो बच्चों जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हीट के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब होता है क्या कांस्टेंट रखने वाले हैं हम इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखने वाले हैं। तो बच्चों यहां पर जो है P इक्वल टू 0 हो जाएगा। और बच्चों जब P इक्वल टू 0 होता है लेकिन वर्क डन कुछ ना कुछ होता है क्योंकि वॉल्यूम 0 नहीं है, तो यहां पर हमारे पास एक नई इक्वेशन निकल के आती है Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो ये यहां पर आपको देखना है। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये चारों प्रोसेस में डेल्टा U, Q और W किस तरह से चेंज होता है ये आपको देखना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब ये जो चारों प्रोसेस मैंने आपको बताई इसका एक ग्राफ बनता है। तो ग्राफ मैं आपको बता देता हूं। ग्राफ किस किस के बीच बनेगा बच्चों, यहां पर हम रखेंगे प्रेशर और यहां पर हम रखेंगे वॉल्यूम। ठीक है। देखो इस तरह ग्राफ बनता है, इसमें इस तरह का ग्राफ बनता है। तो यहां पर देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब ये आइसोबैरिक होने वाला है ऊपर वाली लाइन। और यहां पर बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये खड़ी वाली जो लाइन है वो है हमारे पास आइसोकोरिक। और ये वाली लाइन है ऊपर वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं बच्चों आइसोथर्मल। और ये नीचे वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं एडायबेटिक। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा ग्राफ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों इंटरनल एनर्जी। तो हर किसी सिस्टम के पास टोटल जो एनर्जी होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, तो जो टोटल एनर्जी किसी सिस्टम के पास होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। और इंटरनल एनर्जी किस तरह से चेंज होती है, जब उसमें हीट दी जाती है या उससे हीट निकलती है, उसके अंदर वर्क किया जाता है या वो वर्क करता है, और जब कोई मैटर उसके अंदर जाता है या वहां से मैटर बाहर निकलता है तब जाके यहां पर इंटरनल एनर्जी का चेंजेस होता है। ठीक है। और बच्चों देखो यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है और ये एक सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है। और यहां पर सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी चेंजेस क्या होगा जब सिस्टम वर्क करता है। देखिए ये फॉर्मूला होता है डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। ठीक है। और यहां पर W का साइन माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर बच्चों यहां पर मैं लिखता डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, तो W का साइन प्लस है, इसका मतलब सिस्टम पर काम किया जा रहा है।
तो ये दोनों चीजें डब्ल्यू के साइन पर डिपेंड करती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर जो है क्यू का मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो सिस्टम वर्क कर रहा है तो डब्ल्यू का साइन प्लस होगा, अगर सिस्टम पर वर्क किया जाता है डब्ल्यू का साइन माइनस होता है। और डेल्टा यू का मतलब मैंने आपको बताया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ भी कहलाता है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो डब्ल्यू का साइन माइनस होगा, ठीक है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो डब्ल्यू का साइन प्लस होगा। क्लियर। देखो बच्चों, अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, तो इसका मतलब वो प्लस में जाता है। अगर सिस्टम काम करता है तो सिस्टम की एनर्जी घटती है, इसलिए डब्ल्यू का साइन माइनस हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क। तो मैं आपको थोड़ा वर्क का कुछ कैलकुलेशन बताता हूं और किस तरह से डब्ल्यू का साइन हम चेंज करते हैं ये बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये सिलेंडर है और इस पर एक पिस्टन लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और यानी ये पिस्टन जो है इस सिलेंडर के अंदर भरी हुई गैस पर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रेशर है वो पीएम मान लेते हैं और ये जो गैस है इसका वॉल्यूम हम वी मान लेते हैं, ठीक है। अगर देखो बच्चों प्रेशर ज्यादा हुआ और अंदर जो गैस है उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, इसको हम P1 मान ले, इसको P2 मान ले, तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है तो क्या होगा, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये नीचे खिसक जाएगा इस तरह से, ये हुआ ना। तो पहले था वॉल्यूम V1 और अब था वॉल्यूम V2, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों वर्क ऑन द सिस्टम। क्लियर हो गया। तो जो वर्क है वो हम कैसे पता करेंगे, P इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अब दूसरी कंडीशन समझो, अगर बच्चों प्रेशर ऊपर कम है, बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो अब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना, ये पिस्टन को ऊपर धकेल देगा। तो अब हम इसको मान सकते हैं ये V2 हुआ, इधर का V2, ये इधर का V2। तो यहां पे हुआ बच्चों कंप्रेशन, कंप्रेशन, और यहां पर हुआ एक्सपेंशन, ये तो हुआ ना एक्सपेंशन, ठीक है। तो कंप्रेशन में क्या होता है बच्चों, V1 ज्यादा होता है और V2 कम होता है, और एक्सपेंशन में क्या होता है बच्चों, V2 ज्यादा होता है और V1 कम होता है। इतना आप समझो। क्लियर हो गया। W इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, ये वर्क डन होता है। अब बात करेंगे बच्चों वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहां पर एक फॉर्मूला निकल के आता है, W इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा वी। अगर बच्चों यहां पर एक्सपेंशन होता है, इफ एक्सपेंशन अकर, अच्छा एक्सपेंशन कब होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, ये तो हुआ ना। तो एक्सपेंशन कब होगा बच्चों, जब V2 किसके बराबर होगा, सॉरी V2 किससे ज्यादा होगा, V1 से ज्यादा होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस P और V2 माइनस V1, ठीक है। तो V2 माइनस V1 होगा तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू आने वाली है पॉजिटिव। जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो W का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों की वर्क डन बाय द सिस्टम, ये तो हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने वर्क किया क्योंकि उसने पिस्टन को ऊपर धकेल दिया, एक्सपेंशन किया, तो बच्चों W का साइन क्या होता है, माइनस होता है। क्लियर। अब दूसरी चीज समझो, वही कहानी फिर W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ठीक है। अगर यहां पे कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन कब होगा, जब ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा और अंदर की गैस का प्रेशर कम होगा। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, देखो माइनस इक्वल टू माइनस P, और डेल्टा V को हम कैसे लिखेंगे, V2 माइनस V1। लेकिन बच्चों इस समय V1 ज्यादा है ना, क्योंकि पहले वॉल्यूम ज्यादा था, बाद का वॉल्यूम कम हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस, और माइनस इंटू करके क्या हो जाएगा, प्लस। तो W की वैल्यू क्या आने वाली है, प्लस साइन। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहां पर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, इसलिए W का साइन प्लस हो गया, और जब सिस्टम वर्क करता है तो W का साइन माइनस हो जाता है। क्लियर हो गया। तो W के साइन में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप मैं एक चीज आपको बताता हूं, फॉर आइसोथर्मल रिवर्स एक्सपेंशन, कई बार पूछा जाता है,
फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब बच्चों क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं, तो हम जो गैस है वो जोर लगा रही है ऊपर की तरफ, एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है बच्चों W इक्वल टू -2.303 nRT, और ये होता है बच्चों log V2 बटे V1। क्लियर हो गया। यहां पर V2 ज्यादा है और V1 कम है, ध्यान रखना है ना, एक्सपेंशन हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और अगर इसको प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या होगा बच्चों, -2.303 nRT log P1 बाई P2। ध्यान रखना, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से। क्लियर। तो इन दो फॉर्मूला को आपने याद रखना है ताकि आप कैलकुलेशन आराम से कर सको। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एंथैल्पी। बच्चों जो हमारी मोस्ट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे की जाती है, ओपन कंटेनर में होती है। तो जब रिएक्शन ओपन कंटेनर में होती है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो जो भी उसका एनर्जी चेंज होगा उसको हम एंथैल्पी बोलेंगे। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या हुई, हीट एब्जॉर्ब्ड या इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कोई भी आपने रिएक्शन की, उसमें जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इसको हम बच्चों डेल्टा आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो क्यू पी, क्यू का मतलब होता है हीट और पी का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। और बच्चों देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ऐसा बनता है, देखो H इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा बी। तो बच्चों अब देखो इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, इसको हम लिखने वाले डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को निकालने का। ठीक है, और सीधी सी बात है, अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। क्लियर हो गया। तो इन दोनों फॉर्मूले से आप इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। एक से आप इंटरनल एनर्जी निकालोगे, एक से आप एंथैल्पी निकालोगे। एंथैल्पी दी होगी तो इंटरनल एनर्जी निकाल ली, इंटरनल एनर्जी दी होगी तो एंथैल्पी निकाल ली है। क्लियर। अब देखो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि दो टाइप के हमारे पास रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, हम इसको लिखेंगे माइनस डेल्टा एच। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वहां पर डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैंने आपको रिएक्शन में भी बताया था। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो हमने अभी क्या किया था, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होगा तो बच्चों जो डेल्टा एच होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा यू के बराबर होना चाहिए बस। तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों एक हो जाएंगे अगर डेल्टा वी जीरो है। क्लियर हो गया, ऊपर वाला फॉर्मूला आप देखो। तो ये था बच्चों हमारे पास एंथैल्पी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये कहां से आया बच्चों हमारे पास, ये आया पी वी इक्वल टू एन आर टी से। ठीक है, और हमने पी वी की जगह में क्या लिखा, डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, पी हमारे पास था ना, देखो अभी क्या फॉर्मूला था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी की जगह में आपने क्या लिख दिया, एन आर टी। तो अब हमारे पास पहुंच गया एन जी आर टी। क्लियर हो गया इस तरह से। अब देखो बच्चों, यहां पर जो डेल्टा एन जी है इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एन जी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेल्टा एन जी का मतलब होता है N2 माइनस N1, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। क्लियर हो गया। इस तरह से हम डेल्टा एन जी की वैल्यू पता करेंगे तो किसी भी रिएक्शन के हम जो है एंथैल्पी चेंज का मालूम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है, देखो अगर मान लीजिए कोई आपके पास सिस्टम हो, ये सिस्टम है और इसमें आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा।
तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय सप्लाइंग ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। ये तो है ना, यानी कितनी हमने हीट इस सिस्टम को ट्रांसफर की है उसका मेजरमेंट हीट कैपेसिटी होगा। और मेजरमेंट कैसे करेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा है, सीधी सी बात है ना भाई, हीट ट्रांसफर करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखो, जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि इस सिस्टम का पहले टेम्परेचर था T1 और अब पहुंच गए इसका टेम्परेचर T2, तो इसका मतलब जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो क्या हुआ, डेल्टा T। तो हम ये बोल सकते हैं कि हीट इज डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द डेल्टा T, यानी रेज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्लियर हो गया। अब इसको अगर इक्वल टू लगाना आपको तो Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। और बच्चों जो C है वो एक तरह का कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। और बच्चों हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है उस सिस्टम के साइज पे, उसके कंपोजिशन पे, उसके नेचर पे डिपेंड करती है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम हीट कैपेसिटी को निकालना चाहिए तो हीट कैपेसिटी इक्वल टू Q बाई डेल्टा T, इससे भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, Q क्या हुआ, हीट हो गया, डेल्टा T क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो C है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है N पर। N का मतलब होता है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अब जो नया फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास वो है बच्चों Q इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। इसको भी आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट, जहां पर हमने स्पेसिफिक हीट का मालूम कर दिया तो सीधी सी बात है वहां पर हमने क्वांटिटी को फिक्स कर दिया। तो किसी सिस्टम के 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने में जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं तो 1 ग्राम की जगह क्या हो जाए बच्चों, 1 मोल सब्सटेंस। तो 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने में जो भी हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखो स्पेसिफिक हीट का मतलब हमने एक यहां पर सब्सटेंस लिया, इस सब्सटेंस का वजन था 1 ग्राम और यहां से आपने कुछ हीट इसको ट्रांसफर की और इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया। तो इस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और दूसरी तरफ लो आप 1 मोल सब्सटेंस लो, है ना, और हीट उसको ट्रांसफर करो और उसका टेम्परेचर आप बढ़ा दो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट होगी उसको हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ो। अब देखो बच्चों टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो 2 तरह की हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हीट कैपेसिटी C और कांस्टेंट वॉल्यूम का CV। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP। तो CP और CB पूछा जाता है। तो CV का मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो अगर हम इसको CP और CV की फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा बच्चों QV इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T। ठीक है, और QP इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो बच्चों जो QV है वो डेल्टा U के बराबर होता है और जो हमारे पास QP है यानी हीट इन कांस्टेंट प्रेशर वो किसके बराबर होता है, डेल्टा H के बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। तो हम किसको कैसा लिख सकते हैं, देखो डेल्टा U इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T और डेल्टा H इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास अभी जो हमने एंथैल्पी वाला फॉर्मूला लिखा था डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो नेक्स्ट बच्चों इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस बिकॉज PV इक्वल टू RT। ठीक है, इससे हमने पता किया है। ठीक, अब देखो डेल्टा H की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H की जगह में हम लिख सकते हैं CP डेल्टा T इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा T सब में कॉमन है तो ये हो जाएगा बच्चों CP इक्वल टू CV प्लस R, CP माइनस CV इक्वल टू R। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है,
अच्छा, इसमें आपको एक चीज और पढ़नी है, तो ये हमारे पास सी वी और ये सी पी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर रेशियो पूछा जाता है कई बार, रेशियो ऑफ सीपी बाई सीबी। तो देखो यहाँ पर जो है मैं तीन टाइप की गैस ले रहा हूं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक गैस कौन सी हुई, हीलियम और आर्गन। डाई एटॉमिक गैस कौन सी हुई, जैसे O2 N2H2। ट्राई एटॉमिक गैस कौन सी हुई, जैसे CO2 एंड H2S, ठीक है। इनके लिए सीपी बाई सीबी का रेशियो क्या होने वाला है, देखो बच्चों, तो मोनो एटॉमिक के लिए होता है 5/3 यानी 1.66। इसके लिए होता है बच्चों 7/5 यानी 1.40, और इसके लिए होता है बच्चों 9/7 यानी 1.30। तो ये याद रखना आपको बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बोला था कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम जो है किस तरह से डिनोट करते हैं, डेल्टा आर एच, इस तरह करते हैं, ठीक है। और अलग अलग टाइप की हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट इवॉल्व्ड जितनी होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इसको हम जो है डेल्टा आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बच्चों, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको किसी रिएक्शन की कैसे निकालनी है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सीधी सी बात है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में होने चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, की जो सब्सटेंस आप ले रहे हो वो अपनी प्योरेस्ट स्टेट में होना चाहिए और मोस्ट स्टेबल फॉर्म होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर कितना हो जाए 298 केल्विन, और प्रेशर 1 बार होना चाहिए, बस ये स्टैंडर्ड की बात होगी। चार टाइप की हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, वैसे बहुत टाइप की लेकिन चार इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चों एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। बस यहाँ पर चेंज करते जाओ है ना, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो सीधी सी बात है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है एक मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, हमारे पास C और O2 है, तो हमने बना 1 मोल CO2, तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा, -393.5 किलो जूल पर मोल। माइनस साइन लगा, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। अच्छा, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि बच्चों 1 मोल CO2 के लिए एंथैल्पी चेंज इतना है, तो इतने ग्राम CO2 बनाने में कितनी एंथैल्पी चेंज होगी। तो सपोज उन्होंने पूछा है कि 35.2 ग्राम बनाने में कितनी हीट रिलीज होती है, तो सीधी सी बात है 1 मोल का वजन कितना होता है, 44 ग्राम। तो आप कर लोगे ना, तो आंसर हो जाएगा बच्चों -393.5 बटे 44 गुणा 3.52, और ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये और भी है, देखो H2 + ½ O2 = H2O, 1 मोल H2O हमने बर्न किया, तो एंथैल्पी चेंज इतना आया, ठीक है। ये देखो एथेन को बर्न करने में CO2 और H2O मिलता है, तो एंथैल्पी चेंज इतना आता है, सिंपल सी बात है। दूसरा बच्चों हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 मोल सब्सटेंस हमको बनाना है। देखो एंथैल्पी चेंज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर गिवन कंडीशन। अच्छा देखो बच्चों, अगर कंडीशन ऐसी हो यानी टेम्परेचर 298 केल्विन हो और प्रेशर 1 बार हो, तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड के लिए हम क्या करेंगे, बस H के ऊपर एक नॉट लगा देंगे, स्टैंडर्ड की बात हो गई। क्लियर हो गया। तो देखो हमने क्या करना है, बेंजीन बनाना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बेंजीन बनता है, तो 1 मोल ऑफ बेंजीन बनाने में इतनी एनर्जी लगती है। क्लियर हो गया। तो प्लस साइन है, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो वाटर बनाना है तो इतनी एनर्जी लगती है। और यहां पर देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 मोल बनाने में इतनी एनर्जी लगती है तो 1 मोल बनाने में इसका जस्ट हाफ हो जाएगा ऊपर की तरह। क्लियर हो गया। उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इससे एक बार क्वेश्चन आया था। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सीधी सी बात है। तो एंथैल्पी चेंज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों। देखो अब NaOH और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो NaCl और H2O बनेगा। तो इसका बच्चों ध्यान रखना, हमेशा जो एंथैल्पी चेंज होती है वो फिक्स होती है, -57.1 किलो जूल पर मोल। इसको याद रख लो। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज होता है वो फिक्स होता है, कितना, 57.1 kg पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, वो बच्चों H और OH के कॉम्बिनेशन से जो वाटर बनता है वो भी सेम आता है। ये तो होता है हमेशा, वाटर तभी तो बना।
अच्छा देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, कितना, -57.1 kg पर मोल। इसका रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन में। अगर आपने कोई वीक एसिड या वीक बेस लिया और उसका आयोनाइजेशन करवाया तो वो इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगा। तो बच्चों जब आप अगर कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो, यानी दोनों में से कोई वीक हो जाए, तो उसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो सर्टेनली 57.1 kg से कम ही आएगी। ऑलवेज ध्यान रखना, कम ही होने वाली, ऊपर नहीं जाएगी। जैसे सपोज आप एसिडिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक एसिड वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड आ गया, इसका मतलब 57 से कम ही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन का मतलब क्या हो बच्चों, देखो जब आप एक मोल सब्सटेंस को डिसोसिएट करते हो उसके गैसियस एटम में, तोड़ दिया आपने, H2 को तोड़ दिया 2H में, तो वो हो गया एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। ठीक है, देखो Cl2 को तोड़ दिया Cl में, ऐसे भी लिख सकते हैं आप Cl2 एंड 2Cl, तो ये गैस है और ये भी गैस है ना। तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा बच्चों वो होता है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। और देखो आप यहां पर बॉन्ड तोड़ रहे हो तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमेशा एंडोथर्मिक होगा, प्लस साइन होगा डेल्टा H का। क्लियर हो गया। उसी तरह देखो सोडियम को आप सॉलिड से सोडियम गैस बना रहे हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथैल्पी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, देखो तीन हमारे पास है फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दूसरा होता है वेपोराइजेशन, तीसरा होता है सब्लिमेशन। तीन ही पॉसिबल है। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है बच्चों जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना। देखो वन मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड स्टेट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट का ध्यान रखना है। जैसे देखो ये हमारे पास आइस था और ये यहां पर पानी बन गया है ना, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना होगा, 6.0 kJ पर मोल। क्लियर हो गया। तो यहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दूसरा हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है, सीधी सी बात है कि एक मोल लिक्विड सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू इट्स वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड को आप गर्म करो और गैस बना दो, तो ये भी प्लस में आएगा क्योंकि आप एनर्जी को देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। और सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, जब एक सॉलिड सब्सटेंस सीधे ट्रांसफॉर्म होता है अपने वेपर फॉर्म में बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो आयोडीन सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर बच्चों जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा अगर इन तीनों एनर्जी को कंबाइन कर दूं मैं तो क्या फॉर्मूला निकल आएगा, देखो सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना। सब्लिमेशन एंथैल्पी यानी फ्यूजन और वेपोराइजेशन एंथैल्पी का जोड़ है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी। सीधी सी बात है कि बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए या दो एटम को जोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है। एंथैल्पी चेंज वन मोल ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड एटम इन गैस स्टेट, ये भी हो सकता है। और दूसरा एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मोल ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम इन द गैस स्टेट, चाहे जोड़ लो चाहे तोड़ लो, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल देखो Cl2 को हमने 2Cl बना दिया, तो हमने क्या किया, इस समय बॉन्ड तोड़ा, तो जो भी एनर्जी निकलेगी बच्चों उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो उल्टा, अगर देखो इसको अगर मैं यहां चेंज करूं तो एंथैल्पी की वैल्यू माइनस हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, जोड़ने के लिए एनर्जी रिलीज होती है। उसी तरह O2 का भी कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे ऊपर लिखा है Cl2 H2 O2, उनकी जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी होती है वो डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर होती है, यानी एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन बॉन्ड एंथैल्पी। तोड़ने में और जोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है वो दोनों एक ही चीज है, डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी दोनों इक्वल है। लेकिन बच्चों यहां पर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, जैसे CH4 है ना, मीथेन है, तो मीथेन की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो चारों कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी का एवरेज होगी। यानी देखो कार्बन पे क्या है, 4 बॉन्ड लगे हुए, यहां पे देखो बच्चों ये एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, चारों की एनर्जी को मिलके जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी बनेगी। क्लियर। तो बच्चों आज मैं जिस टॉपिक को लेने वाला हूं उससे काफी सारे क्वेश्चन पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो समझना इंपॉर्टेंट है, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में हमारे पास क्या है। तो आज हम इन 3 चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दूसरा एंट्रोपी, और तीसरा गिव्स फ्री एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, है ना बच्चों। देखो, तो वन बाय वन हम तीनों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद एंट्रोपी, देन गिव्स फ्री एनर्जी। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पहले से पढ़ा है तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, लेकिन जिन बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है उनके लिए भी काफी हद तक मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं कि इन तीनों टॉपिक के लिए आपको पिछले वाले टॉपिक याद होने जरूरी है, ठीक है। तो समझ में आने वाली चीज है, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आराम से आप देखते रहें दिमाग खोल के। क्लियर बच्चों? तो चलो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो अपने आप कैरी फॉरवर्ड होती है, अपने आप होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होती है जो अपने आप नहीं होती है। इनको हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ता है करने के लिए, लगातार इनको कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, पानी ऊपर से नीचे आता है, अपने आप आता है, किसी फोर्स की जरूरत है नहीं। लेकिन बच्चों, अगर पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो हमें लगातार फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक मोटर की जरूरत पड़ेगी। तो पानी का ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और पानी का नीचे से ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो अब डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोज प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, अपने आप होने वाली प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, दे रिक्वायर इनिशियल इग्निशन यानी इनिशिएशन, एंड ऑल्सो रिक्वायर इनिशिएशन। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एक बार हमने इनिशिएट कर दिया, उसके बाद प्रोसेस अपने आप चलती जाती है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसके जस्ट उल्टा, जो प्रोसेस न तो अपने आप होती है न तो इनिशिएशन करने पर होती है, दीज आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब बात करते हैं कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस होती है और कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो पहले बात करते हैं ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होते हैं, जिनको इग्निशन की या इनिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो देखो एग्जाम्पल्स विच टेक प्लेस बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बच्चों देखो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। आपने गर्म चाय की केतली रखी, उससे अपने आप जो है इवेपोरेशन होता है और चाय ठंडी हो जाती है, अपने आप होता है। तो हम लिखेंगे बच्चों यहां पर देखो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओपन वेसल, अपने आप होता है। दूसरा, कूलिंग ऑफ कप ऑफ टी, चाय का ठंडा होना। तीसरा, मेल्टिंग ऑफ आइस, अपने आप बर्फ पिघलती है। चौथा, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अपने आप होता है। ठीक है। पांचवा, फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हिल। तो ये सारी प्रोसेस जो है अपने आप होती है, इसलिए इनको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब बच्चों, कुछ ऐसी प्रोसेस है जिनको इग्निशन की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा आग लगा दो अपना भी जल जाएगा। ठीक है, तो यानी ऐसी प्रोसेस विच रिक्वायर इग्निशन। ठीक है, अब देखो कैसा। नंबर 1, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल,
कोयले को एक बार जलाओ अपना भी जलता रहता है। दूसरा, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स ज्यादा अच्छी तरह रहेगी, ये भी सेम टू सेम है। तीसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी है ना। तो बच्चों इन प्रोसेस के लिए थोड़ा सा इग्निशन चाहिए होता है और ये प्रोसेस अपने आप होती है। तो दीज आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करूं तो कौन कौन सी होगी? देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आ गया आपके पास पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, द एग्जाम्पल्स आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नंबर 1, हीट ट्रांसफर। देखो, हीट ट्रांसफर फ्रॉम कूल बॉडी टू हॉट बॉडी, पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, हमेशा ठंडी चीजों से गर्म चीजों की तरफ हीट कभी जाती नहीं है। दूसरा हमारे पास कौन सा एग्जांपल है? प्रेशर, लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ कभी गैस नहीं जाती है, ठीक है ना। तो हम यह लिखेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। क्लियर? और तीसरा हमारे पास है ये पानी को ऊपर चढ़ाना, है ना, यानी वाटर इज गोइंग टू अप टू हिल, नीचे से ऊपर कभी पानी नहीं चढ़ता। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हमारे पास कौन सी हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर हो गया बच्चों? चलो, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो इन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है। वाई दीज प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। तो बच्चों एक चीज निकल के आती, देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एक ड्राइविंग फोर्स बहुत जरूरी है। देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइविंग फोर्स विच मेक द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो, द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइविंग फोर्स विच मेक द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो ड्राइविंग फोर्स की वजह से ये सारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये आता कहां से है? तो बच्चों ड्राइविंग फोर्स जो है दो चीजों से निकलता है, यानी ड्राइविंग फोर्स होने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक है, यहां पे लिखते हैं ना, टेंडेंसी टू मिनिमम एनर्जी। देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, टेंडेंसी टू मिनिमम एनर्जी, और दूसरा है बच्चों टेंडेंसी टू मैक्सिमम रैंडमनेस। ये दो चीजें, इन्हीं दोनों चीजों की वजह से ड्राइविंग फोर्स पैदा होता है और वो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है। तो अब हम इन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो ये नोट करो जरा फटाफट। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों नेक्स्ट हम पहले वाले कंसेप्ट पर देखेंगे, जो हमारा पास कौन सा है? टेंडेंसी टू मिनिमम एनर्जी। देखिए बच्चों, जब कोई सिस्टम हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाता है, कैसे? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाता है, तो इसका मतलब सिस्टम स्टेबल हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट बोलता है कि वो प्रोसेस स्टेबल होगी जो लोअर एनर्जी की तरफ जाएगी। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगी तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर हो रहा है? तो इसी पर बात करते हैं। नंबर 1, टेंडेंसी टू मिनिमम एनर्जी। तो भाई देखो, हर कोई प्रोसेस ये चाहेगी कि मैं कम से कम एनर्जी में रहूं, और कम से कम एनर्जी में रहने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो बोलने का मतलब यह है कि वो प्रोसेस जिसमें लेफ्ट हैंड साइड से लेकर और राइट हैंड साइड एनर्जी कम होती है,
तो उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, अगर मैं पानी का ऊपर से नीचे गिरना देखो, तो पानी ऊपर है, हायर पोटेंशियल एनर्जी है, पानी नीचे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना। तो सारी जितनी भी हम रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें से अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रोसेस क्या होने वाली, स्पॉन्टेनियस होने वाली। देखो किस तरह से हो गया। सपोज हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें आर से और पी बन रहा है, ठीक है। तो आर की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, मोर एनर्जी, और पी की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो तभी जाके बच्चों ये प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ये तो ये कंसेप्ट बोल रहा है, द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू गेन मिनिमम एनर्जी। अच्छा देखो, जब बच्चों रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होता है, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे एनर्जी रिलीज्ड। और बच्चों जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसमें इसका साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। तो अब देखो क्या कंक्लूजन निकल के आया, यानी वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होती है और जिसमें एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है, उन्हीं रिएक्शन को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बस बात खत्म, क्लियर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है दोज रिएक्शंस और प्रोसेस which are exothermic called spontaneous process। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगी, जिनमें जो है एनर्जी बाहर निकलेगी, जिनमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, उन्हीं प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हो गया। तो ये एनर्जी वाला कंसेप्ट है, ठीक। और बच्चों हमेशा नेगेटिव तभी होगा जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। क्लियर। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन से हमारे पास एग्जांपल्स निकल के आते हैं। पहला हमारे पास देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वाटर कैसे बनता है, H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O और लिक्विड, ये गैस, ये गैस। तो बच्चों यहां पर जो एंथैल्पी चेंज होता है वो नेगेटिव होता है, एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आपने पढ़ा होगा N2 प्लस 3H2 और क्या बनता है हमारे पास, अमोनिया बनता है। तो एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा H नेगेटिव होगा। तीसरा हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, कोई एल्केन है और उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, CO2 प्लस H2O बनेगा और साथ में जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यही एक कॉन्सेप्ट समझाता है। तो नोट करो जरा फटाफट कि ये कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी रिएक्शन है जहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसी कॉन्सेप्ट का बिल्कुल अपोजिट मैं बताने वाला हूं। ऐसी रिएक्शन बच्चों जो स्पॉन्टेनियस होती है लेकिन जिनमें एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, यानी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है लेकिन फिर भी स्पॉन्टेनियस है। तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। यानी अगर डेल्टा H की वैल्यू किसी रिएक्शन में पॉजिटिव हो फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा H की वैल्यू किसी रिएक्शन में जीरो हो, कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी वो दोनों स्पॉन्टेनियस है।
तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो कंसेप्ट है ये पूरी तरह से ये नहीं बता पाता है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी इस पर हम डिपेंड नहीं रह सकते क्योंकि इसका भी तोड़ मिल गया हमें। तो अब मैं आपको ये दोनों चीजें बताने वाला हूं कि ऐसी रिएक्शन जो एंडोथर्मिक होती है लेकिन फिर भी स्पॉन्टेनियस है, और ऐसी रिएक्शन जिनमें एंथैल्पी चेंज ना के बराबर होता है फिर भी स्पॉन्टेनियस होती है। क्लियर? तो चलो अब बात करते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, है ना? तो समझ में आ रहा है? ठीक है, बस समझना ही है ना, कोई जरूरी नहीं आपको इससे पिछले वाले कंसेप्ट याद है नहीं है, लेकिन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो आपको मालूम ही होगा, है ना? चलो देखो, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों लिमिटेशंस ऑफ दिस। पहला है द प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस विच आर एंडोथर्मिक, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो फिर भी ये क्या है हमारे पास? स्पॉन्टेनियस है। तो पहला एग्जांपल इसमें आता है बच्चों निकल के, जैसे हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, तो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है? आइस मेल्ट होती है तो आइस एनर्जी को एब्जॉर्व करती है। तो यहां पर जो है रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक, यानी H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बन रहा है। तो बच्चों डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा इवेपोरेशन ऑफ वाटर, H2O लिक्विड है और H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां भी कहानी वही है, गैस की एनर्जी ज्यादा होती है, लिक्विड की एनर्जी कम होती है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस भी क्या है? एक्सोथर्मिक है। समझ में आ रहा है बात? तीसरी हमारे पास है बच्चों, देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिग्रेड होता है CaO प्लस CO2 में, तो यहां पर हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो ऐसी कई सारी रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है लेकिन फिर भी क्या है बच्चों? स्पॉन्टेनियस है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यहां पे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन भी हैं जिनमें डेल्टा एच की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी वो जीरो रहती है। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, पहला हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो एस्टर कब बनता है? जब कोई अल्कोहल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो यहां पर क्या बनेगा? एस्टर बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। तो बच्चों डेल्टा एच क्या होता है? जीरो रहता है। और दूसरा हमारे पास एग्जांपल है एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन वैक्यूम। तो यहां पर भी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? जीरो रहती है। समझ गए मेरी बात? तो ये जो हमारा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट में कुछ कमियां हैं, ठीक है? तो कंक्लूजन क्या है बच्चों? इस मिनिमम एनर्जी वाले कंसेप्ट का कंक्लूजन क्या है? दिस इज नॉट ए सोल क्राइटेरिया। क्या? दिस इज नॉट ए सोल क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वेदर द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब केवल हम इसी कंसेप्ट पर डिपेंड नहीं रह सकते कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी और ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। हमें किसी और कंसेप्ट को ढूंढना पड़ेगा, तब मिला जुला के काम बनेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, टेंडेंसी टू मैक्सिमम रेंडमाइजेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें यह बताएगा कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। उसका नाम है टेंडेंसी टू मैक्सिमम रेंडमनेस। यहां पर हम एंथैल्पी वाले कॉन्सेप्ट को कैसे लिखेंगे? या तो हम एंथैल्पी की वैल्यू जीरो लेंगे या बच्चों एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव में तो बता ही रहा था हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन उस कंसेप्ट की कुछ कमियां थी, वो ये कंसेप्ट यहां पर दूर करता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे
ये देखेंगे बच्चों कि कोई सिस्टम कितना ज्यादा रैंडमनेस होता है। जो सिस्टम जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा वो उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, यानी स्पॉन्टेनियस होने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। अब यहां पर देखो वर्ड आता है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब होता है बच्चों डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर्ड का मतलब ये हुआ कि चीजें बिखरी हुई हैं। आप ऐसा समझो कि एक कंटेनर है जिसके अंदर मॉलिक्यूल इस तरह से एकदम बढ़िया तरह से पैक है, दिस इज ऑर्डर्ड या कम रैंडम। और आपने जो है इन मॉलिक्यूल को थोड़ी सी हीट दी और उसके बाद ये इस तरह से भागने लग गए, दिस इज मोर रैंडमनेस। तो हमेशा रैंडमनेस को हम कम रैंडमनेस और मोर रैंडमनेस बोल सकते हैं, या कम ऑर्डर्ड और ज्यादा ऑर्डर्ड ऐसा बोल सकते हैं, या कम डिसऑर्डर्ड या ज्यादा डिसऑर्डर्ड, है ना। तो बच्चों ये मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड में है तो इनकी रैंडमनेस कम है। आपने हीट दी तो मॉलिक्यूल जो है भागने लग गए, तो ये ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो गए, यानी इनकी रैंडमनेस बढ़ गई है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं चुपचाप खड़ा हूं, चुपचाप बैठा हूं, तो मैं ऑर्डर्ड में हूं, मेरी रैंडमनेस कम है। लेकिन जैसे अगर मैं भागता हूं, इधर उधर हिलता डुलता हूं, इधर उधर जाता हूं, डांस करता हूं, तो इसका मतलब मैं रैंडमनेस ज्यादा हो रहा हूं। तो इस तरह से आप रैंडमनेस को समझ सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और देता हूं बच्चों। सपोज मान लीजिए कोई क्लास चल रही है किसी टीचर की, और वहां पर बच्चे अपनी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब वहां पर उस क्लास की जो रैंडमनेस है वो कम है, वो क्लास ऑर्डर्ड में है या कम डिसऑर्डर्ड है। लेकिन जैसे ही लंच की बेल बजी और बच्चे एकदम अपनी जगह से उठ के भागने लगे, तो क्लास क्या हो गई, तितर बितर हो गई। तो इसका मतलब अब क्लास की रैंडमनेस बढ़ गई है, वो क्लास ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड हो गई है। तो इस तरह से हम रैंडमनेस को समझ सकते हैं। तो रैंडमनेस का मतलब होता है बच्चों डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा देखो, अब अगर मैं आपको रैंडमनेस को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर हमारे पास ये गैस है, दूसरा हमारे पास बच्चों क्या है, लिक्विड है, और तीसरा हमारे पास क्या है, सॉलिड है, तो आप समझ जाओगे कि किसमें रैंडमनेस ज्यादा है। मॉलिक्यूल जितने ज्यादा इधर उधर भागेंगे उसकी रैंडमनेस उतनी ज्यादा बढ़ेगी, है ना बच्चों। तो देखो, यहां हमारे पास सॉलिड, यहां हमारे पास लिक्विड, यहां हमारे पास गैस। तो गैस की रैंडमनेस ज्यादा है, लिक्विड की थोड़ी सी कम है, सॉलिड की और कम है, यानी गैस ज्यादा डिसऑर्डर्ड है। तो इस तरह से हम रैंडमनेस को समझ सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम यहां पर जो मैंने अभी आपको बोला, जो एंथैल्पी कॉन्सेप्ट है, हम या तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या तो हम डेल्टा एच की वैल्यू को जीरो लेंगे, क्योंकि माइनस तो हमें स्पॉन्टेनियस बताता ही है, ठीक। तो जो उस कंसेप्ट में कमियां रहेगी हम इस कॉन्सेप्ट में वो कमियां दूर करेंगे। तो देखो बच्चों, टेंडेंसी टू मैक्सिमम रैंडमनेस ये क्या बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास एक ए रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो ए की रैंडमनेस अगर कम है, हम इसको बोलेंगे लेस रैंडम, और ये जो प्रोडक्ट है ये मोर रैंडम है, तो दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। समझ गए मेरी बात। तो बोलने का मतलब है वही प्रोसेस रैंडम, वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी जिसमें हमेशा जो रिएक्शन है वो कम रैंडमनेस से ज्यादा रैंडमनेस की तरफ जाएगी, या हम ये बोल सकते हैं ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड की तरफ जाएगी, ठीक है। समझे मेरी बात। तो अब देखो एग्जांपल क्या हुए, ध्यान रखना बच्चों, कम रैंडमनेस से ज्यादा रैंडमनेस की तरफ, ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड की तरफ, दैट प्रोसेस विल बी द स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जांपल देखो, अब हम बात करते हैं पहला, मेल्टिंग ऑफ आइस। सीधी सी बात है, तो यहां पर हम लेंगे H2O, यहां पर सॉलिड है और यहां पर ये H2O लिक्विड हो रहा है। तो यहां पर सॉलिड की रैंडमनेस कम है, मॉलिक्यूल अच्छी तरह से पैक है, लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी रैंडमनेस ज्यादा है। तो प्रोसेस क्या हुई, कम रैंडम से ज्यादा रैंडम की तरफ जा रहे। क्लियर हो गया। दूसरा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ
वाटर। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो H2O लिक्विड और यहां पर H2O गैस। सीधी सी बात है, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल है वो अच्छी तरह से पैक है, गैस में मॉलिक्यूल अच्छी तरह से पैक नहीं है, इधर उधर बकती हैं। इसकी रैंडमनेस कम है, इसकी रैंडमनेस ज्यादा है, तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर। तीसरा हमारे पास है, देखो बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन एक्वस सॉल्वेंट, इन एक्वस सॉल्वेंट। तो देखो NH4Cl सॉलिड होता है और इसको आपने एक्वस सॉल्वेंट डिसॉल्व किया तो क्या हो गया, NH4 प्लस ये एक्वस हो गया, प्लस Cl माइनस ये भी एक्वस हो गया। तो देखो बच्चों, अभी तक सॉलिड की फॉर्म में तो दोनों एक साथ चिपके हुए पैक है, लेकिन जैसे वाटर में गए तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, भागने लगे दोनों के दोनों। इसका मतलब इधर रैंडमनेस ज्यादा है, इधर रैंडमनेस कम है। और एग्जांपल देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है तो क्या बनाता है, CaO एक सॉलिड बनाता है, प्लस CO2 गैस बनाता है। यहां पर बच्चों एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, तो वो तो कंसेप्ट इसको सिग्निफाई नहीं कर रहा, लेकिन रैंडमनेस वाला कंसेप्ट इसको स्पॉन्टेनियस बताने के लिए काफी है। क्यों, यहां पर सॉलिड है तो रैंडमनेस कम है। यहां पर बच्चों देखो, एक सॉलिड के साथ साथ गैस भी आ गई है, तो इसका मतलब गैस में मॉलिक्यूल की रैंडमनेस ज्यादा है, तो यहां से यहां रैंडमनेस बढ़ रही है, तो इसका मतलब प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो रहा। तो इस तरह के कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि अगर कोई प्रोसेस मिनिमम रैंडमनेस से मैक्सिमम रैंडमनेस की तरफ जा रहा है तो दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। कई सारे एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल या जो कंसेप्ट या जो एग्जाम्पल जो है पहले वाले कंसेप्ट से पूरे नहीं हो रहे थे वो यहां पर पूरे हो रहे। लेकिन बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, इस कंसेप्ट के भी अपनी कुछ लिमिटेशन है, यानी हम इस कंसेप्ट को पूरी तरह से ये नहीं बोल सकते इस कंसेप्ट के आधार पर कि ये हर किसी प्रोसेस को ये बता पाएगा कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। फॉर एग्जांपल देखो, लिमिटेशन, इसकी भी कमियां। पहला लिमिटेशन है लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो देखो गैस की रैंडमनेस ज्यादा है, लिक्विड की रैंडमनेस कम है, तो लेकिन होती तो है, तो ये कंसेप्ट यहां पर थोड़ा सा फेल हो जाता है। और दूसरा बच्चों, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन होता है तो लिक्विड में रैंडमनेस ज्यादा है, सॉलिड में रैंडमनेस कम है। अगेन उल्टा हो रहा है ना, तो यहां ये थोड़ा सा फेल हो जाता है। तो बोलने का मतलब यह है कि ये कंसेप्ट भी पूरी तरह से, दिस इज नॉट ए सोल क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वेदर द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, एक और हमारे पास तरीका है, वो है इन दोनों को मिला दिया जाए और साथ में टेम्परेचर भी रख दिया जाए। तो तीसरा मैंने आपको बता दिया था, तो वहां पर आपका गिव्स फ्री एनर्जी, उसके थ्रू हम सब कुछ बता सकते हैं कि कौन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, कौन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो वो क्या है, इसको और इससे पहले वाले कंसेप्ट को मिला के एक कंसेप्ट बनता है, यानी ना ये बताएगा ना वो बताएगा। जब दोनों मिल जाएंगे तो तब दोनों बता पाएंगे कि कौन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी और कौन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। क्लियर हो रहा है। तो नोट करो जरा फटाफट। चलो अच्छा, इसमें एक और चीज देखो है ना बच्चों, देखो जब यहां पर हीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, रोल ऑफ हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई सिस्टम आपने रखा है, कोई सिस्टम आपने रखा है और बच्चों उस सिस्टम को आप हीट देते हो तो वो एक दूसरे सिस्टम में पहुंच जाता है। तो हीट देने से क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जैसे आपने लिक्विड को हीट दिया तो वो गैस में बन गया, सॉलिड को हीट दिया लिक्विड में बन गया। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो सिस्टम ज्यादा रैंडमनेस होने की कोशिश करेगा। तो हीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, मोर विल बी द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, मोर विल बी द रैंडम इट अकर। क्लियर हो रहा है। चलो
तो ये दो हमारे पास कंसेप्ट से जिसके आधार पर आप ये बोल सकते हो कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। सबके अपने बेनिफिट्स हैं और अपने डिमेरिट्स भी हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि दोनों को मैं मिला देता हूं। दोनों को मैं मिला के और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। देखो बच्चों, तो सपोज मैं यहां पे लिखता हूं एक हमारे पास ए नहीं लिखते हैं, आर लिखते हैं। आर मतलब रिएक्टेंट और पी मतलब प्रोडक्ट। क्लियर। और जैसा मैंने आपको बोला था बच्चों, हमारे पास एक फोर्स होता है जिसको हम बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। अगर बच्चों ये ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में होता है, ड्राइविंग फोर्स को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। अगर ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में होता है तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, और ड्राइविंग फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस यही पता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स उस डायरेक्शन में, तो स्पॉन्टेनियस। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। क्लियर हो गया, क्योंकि हमेशा ड्राइविंग फोर्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, तो हमने ड्राइविंग फोर्स को लिखा डी से, और जो हमारे पास है मैक्सिमम रैंडमनेस, इसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, और मिनिमम एनर्जी इसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं बच्चों ड्राइविंग फोर्स पर इन दोनों की इफेक्ट को देखने वाला हूं कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो किसके ज्यादा और कम होने से ड्राइविंग फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हो गया। देखो अब मैं यहां पर लिखूंगा, देखो आर और ई और इधर डी। तो बच्चों अगर आर इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन का मतलब आर पॉजिटिव है, यानी मिनिमम एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, सॉरी मैक्सिमम रैंडमनेस की तरफ बढ़ रहा है, और एनर्जी भी इसी फेवर में है, तो हमेशा ड्राइविंग फोर्स आगे की तरफ होगा। देखो अगर बच्चों आर कम है, ठीक है, और ऐसे मत समझो इसे, इसको ऐसे समझो कि आर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन वैल्यू कम है, और ई फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वैल्यू ज्यादा है। देखो ई यानी एनर्जी फैक्टर इस समय ज्यादा है और रैंडमनेस फैक्टर कम है, तो अभी भी जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो आगे की तरफ होगा। सेम कंसेप्ट दूसरा ले लो, अगर आर यानी रैंडमनेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा है और एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम है, तो अभी भी ड्राइविंग फोर्स हमेशा आगे की तरफ। क्लियर हो रहा है। यानी मैं दोनों फैक्टर को ड्राइविंग फोर्स के हिसाब से बैलेंस कर रहा हूं। ड्राइविंग फोर्स पर मैं दोनों फैक्टर का इफेक्ट दिख रहा हूं। यहां पे दोनों फैक्टर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब मैक्सिमम रैंडमनेस भी है और मिनिमम एनर्जी भी है, तो ड्राइविंग फोर्स आगे की तरफ होगा, यानी रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। यहां पर देखो रैंडमनेस कम हो रहा है लेकिन एनर्जी फेवर कर रही है, तो अभी भी ड्राइविंग फोर्स आगे की तरफ होगा। यहां पे देखो एनर्जी डिसफेवर कर रही है लेकिन रैंडमनेस फेवर कर रहा है, लेकिन रैंडमनेस ज्यादा है, तो अभी भी ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, आगे की तरफ होगा। तो बच्चों अगर ड्राइविंग फोर्स आगे की तरफ है तो ऑल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो रहा है। दूसरा देखो आर ई डी, ठीक है। अब देखो बच्चों आर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है और ई भी अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फैक्टर डिसफेवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सीधी सी बात है। अब देखो बच्चों आर अगर डिसफेवर कर रहा है और मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ई फेवर कर रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड कम है, तो डी कम होगा। डी क्या होगा, अपोजिट होगा। और तीसरा फैक्टर हम यहीं पे ले लेते हैं, इधर ही ले लेता मैं, है ना। देखो यानी आर ई डी, समझ गए हो गया अब ना क्या करने वाला हूं मैं। देखो यहां पर आर फेवर कर रहा है लेकिन ई डिसफेवर कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अभी भी जो है
जो ड्राइविंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों जब ड्राइविंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिएक्शन क्या होने वाली है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर। तो ड्राइविंग फोर्स से पता चलेगा। अब मैं दोनों फैक्टरों को यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं। अब देखो एक और चीज यहां पर निकल के आती है, अगर आर ये है और ई जस्ट इसके अपोजिट है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है, तो बच्चों डी की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी तब इक्विलिब्रियम होगा, ना तो रिएक्शन उधर जाएगी ना तो रिएक्शन इधर जाएगी। क्लियर। और दूसरा हमारे पास क्या है, हा, एक तो हो गया, हाँ डी और आर है ना, हाँ दूसरा उल्टा कर लो सब दोनों को, आर और ई, तो आर को कर लो इधर और ई को कर लो इधर, अभी भी डी क्या होगा बच्चों, 0। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना बात। तो ये दोनों फैक्टर को मैंने आपको कंक्लूड करके बता दिया कि अगर दोनों फैक्टर फेवर करते हैं तो कंडीशन क्या होगी, डिसफेवर करते हैं तो कंडीशन क्या होगी, एक फेवर करता है दूसरा डिसफेवर करता है तो कंडीशन क्या होगी, तो रिस्पॉन्स क्या होगा, यानी ड्राइविंग फोर्स किस तरफ जाएगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो फटाफट। ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे आपको ये काम आएगा। ठीक है बच्चों, चलो जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कराने वाला हूं जिसका नाम है एंट्रोपी। ये हो गया, ये मिटा दिया जाए, है ना। चलो अब बच्चों देखो, नेक्स्ट हमारे पास है एंट्रोपी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो हमने रैंडमनेस यहां पे अभी देखी है, इसको मेजर करने का कोई तरीका है, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस कितना होगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसको हम बोलते हैं बच्चों एंट्रोपी। यानी एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस को मेजर करने का एक तरीका है। ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए एंट्रोपी, और एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं बच्चों एस से। इट इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितना रैंडमनेस है किसी सिस्टम के अंदर, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ, उसको हम बोलेंगे एंट्रोपी। ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास अगर कोई रिएक्टेंट है और यहां पर प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी तो इसको हम S1 से मान लेते हैं, और प्रोडक्ट की भी कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी, S2 मान लेते हैं। अगर प्रोडक्ट ज्यादा रैंडमनेस होगा, जिसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, देखो मैं आपको बता दूं ना, यहां पे लिखो मोर रैंडमनेस मोर एंट्रोपी, इस चीज का ध्यान रखना है ना। मोर रैंडमनेस मोर एंट्रोपी, और लेस रैंडमनेस लेस एंट्रोपी, सीधी सी बात है। ठीक है, इसकी भी रैंडमनेस है, इसकी भी रैंडमनेस है, लेकिन S2 की एंट्रोपी ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा रैंडमनेस है, ज्यादा डिसऑर्डर्ड है, ये कम डिसऑर्डर्ड है। तो हम बच्चों यहां पे लिख सकते हैं S2 माइनस S1 इक्वल टू डेल्टा S। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा S का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी, ये तो हुआ ना, चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। अब आप बोलोगे स्टेट फंक्शन क्या होता है, मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तो एंट्रोपी को हम जो है, किसी सिस्टम की एंट्रोपी कितनी होगी ये हम कभी मेजर नहीं कर सकते। हाँ, जब एक सिस्टम एक एंट्रोपी से दूसरी एंट्रोपी में जा रहा है तब हम पता कर सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज क्या होता है, डेल्टा S। तो इसको हम स्टेट फंक्शन बोलेंगे। तो हम डेल्टा S को मेजर करेंगे, ना कि S1 एंड S2 को। क्लियर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है बच्चों, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चेंज इन एंट्रोपी यानी जो एंट्रोपी बढ़ रही है वो हमेशा हीट के हिसाब से होती है। मोर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, मोर विल बी एंट्रोपी, मोर विल बी एंट्रोपी। ठीक, जैसे सपोज हमारे पास है सॉलिड, सॉलिड को आपने हीट दिया तो वो बना लिक्विड,
और लिक्विड को आपने दोबारा से हीट दिया, वो बना गैस। तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, उसके बाद लिक्विड की एंट्रोपी थोड़ी सी कम है और सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम है। तो सीधी सी बात है, आप एंट्रोपी ऐसा समझ सकते हो, जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा उस सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब देखो एंट्रोपी को मेजर करने का मेजर करने का तरीका क्या है, मतलब एंट्रोपी किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारा डेल्टा एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के, क्यू के। लेकिन बच्चों जो एंट्रोपी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जैसे मैंने अभी क्यू के बारे में आपको बताया, जितना ज्यादा सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा उसके अंदर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट 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 इधर उधर भागेंगे। तो जितना ज्यादा उनकी दौड़ भाग चलेगी, इसका मतलब सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन बच्चों देखो टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर का मतलब यह हुआ कि सेम अमाउंट ऑफ हीट इज absorbed by lower temperature is more have more entropy than at higher temperature। यानी कम टेम्परेचर पे किसी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा हो तो उस सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा होगी, लेकिन उतनी ही हीट को वो ज्यादा टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर रहा है तो उस सिस्टम की एंट्रोपी कम होगी। तो कम टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। इसलिए बच्चों टी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया, डेल्टा एस इक्वल टू क्या निकल के आता है? Q बाई टी। और Q यहां पर हम लिखते हैं रिवर्सिबल और आइसोथर्मल। ये मैं बाद में आपको बाद में बात करूंगा रिवर्सिबल और आइसोथर्मल की। तो बस ये आपको याद रखना है, Q डेल्टा एस इक्वल टू Q बाई टी। Q का मतलब होता है हीट और T का मतलब होता है टेम्परेचर और डेल्टा एस का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो नोट करते जाओ जरा फटाफट। तो एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एंट्रोपी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमारे पास एंट्रोपी हो गया। अब एक क्वेश्चन कैसा था, देखो रिएक्शन दी होती है या आपको कंडीशन दी होती है और आपको ये बताना है कि एंट्रोपी का साइन क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी और रैंडमनेस घटेगी तो एंट्रोपी नेगेटिव होगी। देखो कैसे, ऐसा समझो इसे, मान लीजिए हमारे पास लिक्विड से कोई चीज गैस में जा रही है, लिक्विड से गैस में जा रही है तो इसका जो डेल्टा एस होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी मोर पॉजिटिव द एंट्रोपी मोर रैंडमनेस द सिस्टम विल बी। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर कोई चीज गैस से और लिक्विड में आ रही है, इसका मतलब उसका डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब नेगेटिव मतलब एंट्रोपी कम हो रही है, यहां एंट्रोपी ज्यादा है, एंट्रोपी तो डेल्टा एस नेगेटिव। तो आपको बस ये डेल्टा एस का साइन ही पता करना है। अगर सिस्टम में यहां कम एंट्रोपी है, यहां ज्यादा एंट्रोपी है, तो इसका मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव, यहां ज्यादा है यहां कम है तो डेल्टा एस नेगेटिव। अब मैं कुछ रिएक्शन आपको लिख के देता हूं, आपको बतानी है कि वहां पर एंट्रोपी का साइन क्या होने वाला है। क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है, देखो सबसे पहला हमारे पास है नंबर 1 H2O लिक्विड एंड H2O गैस। दूसरा हमारे पास है, आप भी कोशिश करो है ना, फिर मैं तो आपको बता देता हूं, H2O लिक्विड एंड H2O लिक्विड और यहां पर है टेम्परेचर 110 केल्विन और इस लिक्विड का टेम्परेचर है 115 केल्विन। तीसरा हमारे पास है बच्चों
H2 गैस और 2H ये भी गैस। चौथा हमारे पास है बच्चों H2 एट 298 केल्विन और इसका प्रेशर है 1 atm, ये प्रेशर है ना, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये जाता है H2 एट 298 केल्विन और जो प्रेशर है वो 10 atm है। देखो अलग अलग कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी कंडीशन आपको मिलने वाली है। 5 2SO2 ये गैस है प्लस O2 ये भी गैस है और ये बना रहा है बच्चों 2SO3 ये भी क्या है, गैस है ना, ठीक है। अब इन सब रिएक्शन में आपको यह पता करना है कि एंट्रोपी का साइन क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था, सिस्टम अगर कम रैंडमनेस से ज्यादा रैंडमनेस की तरफ बढ़ेगा तो प्लस, ज्यादा से कम की तरफ बढ़ेगा तो माइनस। याद देखो बच्चों, लिक्विड और गैस, गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, लिक्विड की एंट्रोपी कम होती है। तो यहां पर जो डेल्टा एस का साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ रही है। यहां पर देखो लिक्विड है, लिक्विड दोनों लिक्विड लिक्विड है तो मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। लेकिन बच्चों देखो हीट किसके पास ज्यादा है, यहां पर 110 केल्विन है यानी हीट कम है, यहां पर 115 केल्विन है, इसके पास हीट ज्यादा है तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब डेल्टा एस का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर, हीट। यहां पर देखो H2 गैस ये भी गैस, अब बोलोगे दोनों गैस है, लेकिन बच्चों यहां पर देखो, यहां पर H2 केवल 1 मोल है और यहां पर जो H है वो 2 मोल है। ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा। तो इसका मतलब डेल्टा एस का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी ध्यान रखना। अब देखो H2 दोनों गैस है, लेकिन फर्क कहां है, देखो अभी टेम्परेचर दोनों का सेम है 298 तो टेम्परेचर फर्क है। अब प्रेशर देखो, यहां पर प्रेशर है 1 atm और यहां पर प्रेशर है 10 atm। अच्छा, कोई चीज अगर कम प्रेशर में होगी और कोई चीज अगर ज्यादा प्रेशर में होगी तो किसका मॉलिक्यूल ज्यादा भागेंगे। अगर मेरे पास प्रेशर कम है तो मैं तो फ्री चौड़ा होकर घूमूंगा, इधर उधर भागूंगा। अगर प्रेशर मेरे ऊपर ज्यादा है तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। सेम कंडीशन क्या होती है, जब एग्जाम आते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है तो बच्चा एक जगह में चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन अगर शुरू के दिनों में हो, जब जब एडमिशन लिया है तो बच्चा चौड़ा होकर घूमता है ना, कहीं भी भाग जाता है। तो ये इसकी कंडीशन ऐसी, इस पर प्रेशर कम है तो इसकी रैंडमनेस ज्यादा है, इस पर प्रेशर ज्यादा है इसकी रैंडमनेस कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ बढ़ रहा है, यानी डेल्टा एस का साइन क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर। या देखो ये सारे गैस है, क्लियर। लेकिन बच्चों यहां पर देखो टोटल मोल कितने हैं, 3 मोल है यहां पर, और यहां पर टोटल मोल कितने हैं, 2 मोल हैं। 3 मोल की एंट्रोपी ज्यादा है, 2 मोल की एंट्रोपी कम है, जैसा भी बोला था ये कहानी, ठीक है। तो जितने ज्यादा मोल गैस के रहेंगे इसका मतलब एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डेल्टा एस का जो साइन होगा वो क्या होने वाला है, नेगेटिव। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो इस तरह से आप समझ जाना कि जो हमारे पास डेल्टा एस है यानी जो एंट्रोपी है वो किस प्रोसेस में बढ़ रही है और किस प्रोसेस में कम हो रही है। इससे कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी, यानी एंट्रोपी का रिलेशन क्या है स्पॉन्टेनिटी से, कि एंट्रोपी का साइन क्या होना चाहिए अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी जब एंट्रोपी प्लस होगी, यानी रैंडमनेस बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। तो चलो इसको देख ही लेते हैं। एंट्रोपी वर्सेस स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तो इफ, देखो मैं बता रहा हूं, इफ डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर। इफ डेल्टा एस विल बी नेगेटिव द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो रहा है।
और अगर बच्चों डेल्टा एस का साइन 0 हो, ये भी तो पॉसिबल है, तो रिएक्शन विल बी इक्वली प्रियम। बस ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। जब मैं डेल्टा जी आपको पढ़ाऊंगा तो जस्ट साइन अपोजिट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? तो चलो, ये हमारे पास क्या था, एंट्रोपी। अब बच्चों हम इसके बाद पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है तीन चीजों को जोड़ती है, एंट्रोपी को भी जोड़ती है, एंथैल्पी को भी जोड़ती है और टेम्परेचर को भी जोड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया? तो देखो जरा इसे फटाफट। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी एक लास्ट क्राइटेरिया है जो हमें एग्जैक्ट ये बताएगा कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो तीन चीजों को कंबाइन करता है। एक एंट्रोपी को कंबाइन करता है, एंथैल्पी को भी कंबाइन करता है और साथ में टेम्परेचर को भी कंबाइन करता है। तो इन तीनों के जो मिले जुले इफेक्ट है वो गिब्स फ्री एनर्जी कहलाते हैं। इसीलिए गिब्स फ्री एनर्जी एग्जैक्ट हमें बताएगी कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे? डेल्टा जी से। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना? अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है? किसी सिस्टम से हम जिस एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी जो एनर्जी किसी सिस्टम की यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, उसी को हम बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखो डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ एनर्जी, द पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम दैट कन्वर्ट इनटू into useful work is called Gibbs free energy। ठीक है ना? और बच्चों जब किसी सिस्टम से एनर्जी निकलती है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, इसीलिए गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है ना? इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो, डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो हम यहां इसकी बात नहीं करेंगे, हम यहां थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट में गिब्स फ्री एनर्जी देखेंगे। तो बच्चों देखो, थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट में जो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बस इतना आपको याद रखना है। डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों। और टी का मतलब होता है टेम्परेचर, और डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी। तो देखो, ये जो डेल्टा जी है ना, इसकी वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि इसमें एंथैल्पी का भी कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें एंट्रोपी का भी कॉन्सेप्ट आ गया और इसमें टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट आ गया। देखो, तीनों कॉन्सेप्ट अपने एक साथ मिला दिया और तब बना दिया उसने डेल्टा जी। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम ये बोलेंगे कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, तो तब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर हो गया? चलो अब देखो, अगर मैं डेल्टा जी को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जोड़ूं, यानी डेल्टा जी और स्पॉन्टेनिटी की जो है मैं तुलना करूं, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। देखो बच्चों, है ना, जैसे हमने डेल्टा एस के बारे में बात किया था कि देखो, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा एस अगर जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम पेयर है ना। अब देखो, डेल्टा जी के लिए हम ऐसे करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे डेल्टा जी वर्सेस स्पॉन्टेनिटी। ठीक है। तो
देखो, तो अगर बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। अगर बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। और बच्चों अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है तो हम उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना है ना, एंट्रोपी की वैल्यूज अलग है, डेल्टा जी की वैल्यू अलग है। तो अल्टीमेटली हम डेल्टा जी से ही पता लगाएंगे कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस है, और कब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आती है। क्लियर हो गया? तो नोट करो जरा फटाफट, फिर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं बच्चों कि जब डेल्टा एस और डेल्टा किसमें, डेल्टा एस और डेल्टा जी की वैल्यूज चेंज होती है, यानी उनके साइन चेंज होते हैं, तो डेल्टा एस के साइन में क्या फर्क पड़ता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो इस इक्वेशन को मैं अलग से लिख देता हूं। देखो यहां पे लिखेंगे बच्चों, देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, चलो, और हमने बोला था कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा जी अगर 0 होता है तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आती है। क्लियर हो गया? चलो, अब बच्चों हमने यही ढूंढना है कि डेल्टा जी की वैल्यू कब नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी। क्लियर? तो देखो, पहली कंडीशन किसके लिए, मैं डेल्टा एच और टी डेल्टा एस इन दोनों के साइन के आधार पर डेल्टा जी की वैल्यू में कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, ये दिखाऊंगा कि वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। तो देखो बच्चों, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है तो, एंड टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसा मैंने उस दिन बोला था ना। यानी ये रिएक्शन, यानी ये वैल्यू जो डेल्टा एच का जो ये साइन है, ये बता रहा है कि मिनिमम एनर्जी की तरफ रिएक्शन बढ़ रही है, और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। तो दोनों फेवर किसको कर रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कर रही है। तो बच्चों अगर दोनों ही इस साइन में आती हैं तो हमेशा डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो रहा है तो रिएक्शन क्या होगी। देखो डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव हो ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके नेगेटिव हो जाता है, और डेल्टा एस तो नेगेटिव है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगर बढ़ते हो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखो, इफ उल्टे साइन कर दो, अब अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ और टी डेल्टा एस नेगेटिव हुआ, तो अब उल्टा हो जाएगा एकदम। अब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। देखो ना, कैलकुलेट करके देख लो, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये तो पॉजिटिव आई, ये नेगेटिव आपने बना दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो ये रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब बच्चों अगर हम करेंगे बोथ वैल्यू नेगेटिव और बोथ वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, देखो इफ, तीसरी कंडीशन, इफ बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस इज नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हो तो तब क्या होगा, तब दोनों के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो डेल्टा एच का साइन क्या बना रहा है। ठीक है बच्चों, अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो, ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन यहां पर मैं लिख रहा हूं, इफ बोथ आर नेगेटिव। क्लियर? तो अगर बच्चों डेल्टा एच ज्यादा है
टी डेल्टा एस से। देखो ध्यान रखो, है ना, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा है टी डेल्टा एस से, तो सीधी सी बात है डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा एच फेवर कर रहा है स्पॉन्टेनियस की तरफ, और टी डेल्टा एस नेगेटिव है लेकिन टी डेल्टा एस क्या हो रहा है, डिसफेवर कर रहा है। समझे मेरी बात ना। अगर बच्चों डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसका मतलब एंट्रोपी नेगेटिव है, तो एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी को डिसफेवर कर रही है। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा एच स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बच्चों फेवर ज्यादा है डिसफेवर कम है, तो क्या होने वाला है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सीधी सी बात है, यानी नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव कम है ना। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव कम है, तो डेल्टा जी अल्टीमेटली क्या होगा, नेगेटिव। तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो रहा है। दूसरी कंडीशन अब लगाओ, अगर बच्चों डेल्टा एच कम हुआ और टी डेल्टा एस ज्यादा हुआ तो अब समझ गए क्या होने वाला है, पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है, डिसफेवर करने वाले ज्यादा हैं फेवर करने वाले कम है। तो आप देखो पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है, तो वैल्यू क्या होगी डेल्टा जी की, पॉजिटिव। तो रिएक्शन क्या होने वाली है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो देखो जरा ढंग से देखो क्या हो रहा है ना। अच्छा, तीसरी कंडीशन भी मैं लिख के बता देता हूं आपको, अगर डेल्टा एच किसके बराबर है, टी डेल्टा एस के बराबर है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब रिएक्शन विल बी इक्विलिब्रियम। समझ में बात आ रही है कैसे किया मैंने। अब देखो बच्चों, अगर मैं डेल्टा एच और टी डेल्टा एस को पॉजिटिव रखता हूं तो नेक्स्ट कंडीशन, इफ बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर पॉजिटिव, तो तब क्या होगा। तो अब देखो कंडीशन नंबर ए, डेल्टा एच ज्यादा है टी डेल्टा एस से। अब देखो बच्चों, जब डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, ठीक है, ये तो है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, तो इसका मतलब ये डिसफेवर कर रहा है, स्पॉन्टेनिटी को डिसफेवर कर रहा है। मैंने आपको बताया था एंथैल्पी वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन एंट्रोपी पॉजिटिव हो गई, एंट्रोपी पॉजिटिव है तो एंट्रोपी फेवर कर रही है। अब देखो यहां पर कंडीशन, देखो यहां पर कंडीशन यह मैंने बताया कि एंथैल्पी ज्यादा है, यानी पॉजिटिव ज्यादा है और टी डेल्टा एस नेगेटिव कम है। तो बच्चों ये अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव मिलके नेगेटिव हो जाएगा, तो कम नेगेटिव है ज्यादा पॉजिटिव है, ये तो हुआ ना। तो कम नेगेटिव है ज्यादा पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो रहा है। दूसरी कंडीशन देखो, उल्टा कर दो, डेल्टा एच टी डेल्टा एस क्या होने वाला है। देखो डेल्टा एस इस समय क्या है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस फेवर कर रहे हैं, डेल्टा एस डिसफेवर कर रहा है, फेवर वाले ज्यादा है डिसफेवर वाले कम है। तो बच्चों जब डेल्टा एस यहां पर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव कम है, तो इसका मतलब डेल्टा जी क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, तो यानी स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो रहा है। और वही कहानी दोबारा कर दो, दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जरा समझो इसे, समझने का कंसेप्ट है ना, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बोल ही दिया कि देखो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी कब 0 होगी, मैंने आपको दोनों बता दिया कि दोनों कब कब क्या क्या साइन आएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आप बता सकते हो रिएक्शन क्या होने वाली है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर, नोट करो फटाफट, फिर मैं आपको टेम्परेचर का इफेक्ट बताता हूं। ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ,
अब बच्चों देखो, अब हम बात करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट। अभी तो हमने एंथैल्पी और एंट्रोपी का इफेक्ट देखा कि दोनों के साइन क्या हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों जो हमारा टेम्परेचर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो डेल्टा जी के साइन को चेंज कर सकता है, भले वहां पर जो है रिएक्शन फेवर में आ रही हो डिसफेवर में आ रही हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, एंडोथर्मिक, एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होने वाला है। क्लियर? तो डेल्टा एच क्या कर रहा है, डिसफेवर कर रहा है, नेगेटिव होना चाहिए था तो ना। ठीक है, अच्छा देखो, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर मैं टी डेल्टा एस की वैल्यू को मैं नेगेटिव लिखता हूं, अगर टी डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा तो दोनों ही प्रोसेस में डिसफेवर हो रहा है स्पॉन्टेनिटी का, ये तो रहा ना भाई, एंट्रोपी भी कम हो रही है और एंथैल्पी भी बढ़ रही है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है और एंट्रोपी भी कम हो रही है, दोनों वैल्यू जो है क्या कर रही है, डिसफेवर कर रही है स्पॉन्टेनिटी में। तो अल्टीमेटली डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी मैंने बोला था डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो दोनों ही नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी भाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो पहले से था नेगेटिव। लेकिन अब देखो, इफ, अब कंडीशन देखो, इफ टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव, अगर मैंने टी डेल्टा एस पॉजिटिव लिया तब पॉसिबिलिटी है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होने की। क्लियर हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो इफ टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव देन रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी वो हम 100% नहीं कह सकते कि स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस। और जो बच्चों टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड है, इट ऑल्सो अफेक्ट बाय द टेम्परेचर, ऑल्सो अफेक्ट बाय टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो टेम्परेचर यहां पर इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट कर रहा है। तो जब इसके मैग्नीट्यूड को ये अफेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली डेल्टा जी का साइन भी चेंज होगा, और डेल्टा जी का साइन चेंज होगा तो हो सकता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो और नॉन स्पॉन्टेनियस भी। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो बच्चों, तो हमारे पास है पहली कंडीशन, एट लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर, देखो लो टेम्परेचर में टी डेल्टा एस कम है, कम है ना, टेम्परेचर कम है, तो टी डेल्टा एस कम है किससे, डेल्टा एच से। तो बच्चों अगर टी डेल्टा एस कम है, डेल्टा एच ज्यादा है, तो अल्टीमेटली डेल्टा जी का साइन क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। और बच्चों जब डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव मिलेगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो रहा है? एट लो टेम्परेचर, मैंने गलत 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 गलत, सही करो इसको, सही करो सही करो सही करो। हाँ भाई, टी डेल्टा एस कम है, लो टेम्परेचर पर टी डेल्टा एस कम है तो डेल्टा एच ज्यादा है, सॉरी है ना, ध्यान रखना कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो डेल्टा एच ज्यादा है, टी डेल्टा एस कम है, तो साइन उधर तरफ आएगा। एट मॉडरेट टेम्परेचर, कभी हम क्या होता है ना, सोच कुछ और रहते हैं, सही सोच रहे होते हैं लेकिन गलत हम लिख रहे होते हैं, तो हो जाता है। एट मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, तो बच्चों अब क्या होगा, देखो टी डेल्टा एस थोड़ा सा
बढ़ गया और डेल्टा एच थोड़ा सा कम हो गया। अब कहानी क्या हुई, अब देखो टी डेल्टा एस की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, यानी पॉजिटिव बढ़ गया, तो वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लिटिल बिट। तो डेल्टा जी की वैल्यू अब थोड़ी सी स्लाइट नेगेटिव हो जाएगी, यानी रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, टी डेल्टा एस मच मच ग्रेटर देन डेल्टा एच, तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस ही होगी भाई, तो इसका मतलब रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। देखो जरा फटाफट नोट करते जाओ। तो बच्चों ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पर तो जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन मॉडरेट और हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, बट एट लो टेम्परेचर रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। लिख लो फटाफट, है ना। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन at low temperature reaction will be non-spontaneous, but at high temperature reaction will be ये तो डेटा ये तो बता रहा है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बच्चों बात करते हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो बस यही काम करने वाला हूं मैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, दोनों टेम्परेचर में देखेंगे। समझ में आ रहा है बात, ये साइन बहुत पूछा जाता है और साइन में कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजिली काम कर जाओगे। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा मुझे बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकल रही है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, सीधी सी बात है ना। अच्छा अब देखो, अगर बच्चों डेल्टा टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कोई माइकल नहीं रोक सकता इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने से, क्योंकि दोनों चीजें फेवर कर रही है भाई, एंथैल्पी भी कम हो रही है और एंट्रोपी भी बढ़ रही है, सीधी सी बात है। तो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर क्या हो, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो तब पॉजिटिविटी के चांस बढ़ जाते हैं। इफ वही कहानी टी डेल्टा एस इज नेगेटिव, अगर टी डेल्टा एस नेगेटिव हो तो हम ये बात करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, है ना बच्चों, ठीक है। अब देखो कहानी वही, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में क्या होगा, डेल्टा एच बड़ा होगा और टी डेल्टा एस छोटा होगा, ये तो हुआ लो टेम्परेचर में, टेम्परेचर कम है। अब देखो डेल्टा एच क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, टी डेल्टा एस क्या कर रहा है, डिसफेवर कर रहा है, लेकिन फेवर तो हो ही रहा ना। तो डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव है, टी डेल्टा एस आपने नेगेटिव बनाया तो वहां पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, सीधी सी बात है। और डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, क्लियर। अच्छा हाई टेम्परेचर पर देखो, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, टी डेल्टा एस ज्यादा, डेल्टा एच कम, क्या हो रहा है, आप देखो अब पॉजिटिव वैल्यू, अब सॉरी नेगेटिव वैल्यू बढ़ गई है, और ये जो नेगेटिव आने वाला था ना वहां घट गई है। यानी बोलने का मतलब अगर टी डेल्टा एस ज्यादा नेगेटिव हुआ, यहां ज्यादा नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर प्लस हो जाएगा,
तो ज्यादा प्लस है कम नेगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और बच्चों जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। बस बात खत्म। तो अब मैंने सारी चीजें आपको बता दी, टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, डेल्टा टीएस का इफेक्ट हो गया, एंथैल्पी का इफेक्ट हो गया, सब चीजें मैंने आपको बता दी है। अब इसके बेसिस पे आप किसी भी रिएक्शन को ये बता सकते हो कि वो पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। बट डेल्टा जी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। क्लियर हो गया? तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आई थिंक आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होगा कि डेल्टा जी का मुझे साइन क्या रखना है। क्लियर हो गया बच्चों? चलो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उल्टा हो जाता है ना, कम टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ध्यान रखना, नोट कर लो ये। अब कई बार थोड़ा कैलकुलेशन भी आ जाता है कि डेल्टा जी से हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो ये आपने जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है, बहुत इजी तरीका है। देखो रिलेशनशिप लास्ट करते हैं ना, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड के पी एंड के सी, है ना। के पी एंड के सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? के भी लिख सकते हैं इसको। तो डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 आर टी और लॉग के सी, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको अगर हमें 10 की बेस की फॉर्म में लिखना है या ई फॉर्म में लिखना है, ठीक है बच्चों, तो कैसा लिख सकते हैं। देखो, अच्छा के सी की जगह में हम के पी भी लिख सकते हैं ना, के पी, बात एक ही है। अब देखो के इक्वल टू, अगर मुझे ई की फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो डेल्टा जी, अच्छा यहां पर आर भी लिखते हैं ना, रिएक्शन कोई होगी तो डेल्टा जी बाई आर टी, ऐसा लिखते हैं हम इसको। और बच्चों मुझे अगर 10 बेस की फॉर्म में लिखना होता है तो 10 बेस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेल्टा आर जी बाई 2.303 आर टी, बस बात खत्म। तो सीधी सी बात है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। चलो इसमें देखता है कुछ और बचा है कि नहीं बचा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। तो कंसेप्ट आई थिंक आपके क्लियर हो गए, इनसे आप कैलकुलेशन करोगे ना, कैलकुलेशन करने के आपके ये काम आएगा, है ना। क्लियर हो गया बच्चों? चलो, तो ये मैंने आपको 3 कंसेप्ट बता दिए, इसको प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाओ। नहीं समझ में आता तो मुझे आप कमेंट करो, मैसेज करो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।